वित्तीय लेखांकन में साझेदार लेखे के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। साझेदार का अवकाश ग्रहण करने से तात्पर्य है कि किसी कारणवश यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म में साझेदार के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो वह स्वेच्छा से फर्म से जब अलग हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना या फर्म को छोड़ने की 3 परिस्थितियाँ हो सकती है, यानी 3 परिस्थितियों के अनुसार वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। पहली है हमारी अवकाश ग्रहण करने की सूचना देकर, यानी जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है वो अपने अवकाश ग्रहण करने की सूचना अन्य साझेदारों को देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। दूसरी परिस्थिति है सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, यानी जब सब साझेदार आपस में सहमत हो जाते हैं कि उक्त साझेदार को अवकाश ग्रहण करने दिया जाए तो इसे हम अन्य साझियों की सहमति के द्वारा अवकाश ग्रहण करना कहलाते हैं। तीसरी परिस्थिति है साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार, यानी साझेदारी संलेख के प्रावधान अनुसार उसमें साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की परिस्थितियां जब उल्लेखित होती है तो उस उल्लेखित परिस्थिति के अनुसार जब कोई साझेदार फर्म छोड़ता है तो इसे हम साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार अवकाश ग्रहण करना कह लेते हैं। इसके अलावा यदि किसी साझेदार की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो वो स्वतः ही फर्म से अलग हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब हम देखते हैं कि यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने पर हमारा किस किस प्रकार का समायोजन या जो आवश्यक समायोजन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले अवकाश ग्रहण करने की हमारी 2 परिस्थितियाँ हो सकती है। पहली परिस्थिति किसी साझेदार द्वारा लेखा वर्ष के अंत में अवकाश ग्रहण करना है, यानी जब लेखांकन वर्ष समाप्त हो जाता है उस दिन या अगला लेखांकन वर्ष प्रारंभ होता है उसके प्रथम दिन यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसको हम कहते हैं लेखा वर्ष के अंत में अवकाश ग्रहण करना, यानी पूरे वर्ष पर्यंत वो साझेदार रहा है और लेखांकन वर्ष समाप्त होने के पश्चात वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। एक तो ये परिस्थिति हो सकती है। दूसरी हो सकती है लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करना, यानी चालू लेखांकन वर्ष के दौरान ही जब कोई साझेदार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसे लेखांकन वर्ष के दौरान ही अवकाश ग्रहण करना पड़ जाता है तो ऐसे हम लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करना कहलाता है। जैसे हमारा लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और कोई साझेदार 30 सितंबर को फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो यह हमारा लेखा वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करना कहलाएगा, क्योंकि हमारा लेखांकन वर्ष अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा और वो 30 अप्रैल को ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो इसे लेखांकन वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। अब जब इन परिस्थितियों में हम समायोजन है वो कैसे करेंगे, तो पहली परिस्थिति जब साझेदार द्वारा लेखा वर्ष के अंत के तुरंत बाद अवकाश ग्रहण करता है तो किन किन मदों का समायोजन किया जाएगा। तो सबसे पहले आती है हमारी ख्याति का समायोजन। ख्याति पूर्णतः लाभों पर निर्भर करती है। तो जिस तरह कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय पुराने साझेदार द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और आने वाले साझेदार को उसके हिस्से की ख्याति की राशि चुकानी पड़ती है। उसी तरह किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने के समय
उसके हिस्से की ख्याति कितनी होती है, ख्याति की राशि कितनी होती है, इसकी गणना की जाती है। क्योंकि उसने फर्म में मेहनत करके ख्याति कमाई है, तो जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो फर्म के ख्याति में उसका भी हिस्सा होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ख्याति का समायोजन किया जाता है, और जो व्यक्ति फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसे फर्म की ख्याति में जितना हिस्सा होता है उस हिस्से से उसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग साझेदार रहेंगे उनको जितना जितना फ़ायदा होता है उस फायदे के अनुपात में उनके पूंजी खातों को डेबिट कर देंगे। यानी इसकी हम जनरल प्रविष्टि करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशो टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ख्याति पूर्णतः त्याग और फायदे के अनुपात पर आधारित होती है। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो त्याग के अनुपात में लेखांकन होता है, और कोई साझेदार फर्म छोड़कर जा रहा है तो फायदे के अनुपात में ख्याति का लेखांकन होता है। तो ख्याति का इस तरह से हम समायोजन करेंगे। दूसरा हमारा समायोजन होता है संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर समायोजन। यह भी हम नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर जिस तरह संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप जो लाभ या हानि होती है वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते हैं, उसी तरह किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय संपत्तियों और दायित्वों का उसी प्रकार हम मूल्यांकन करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें सभी साझेदारों को उनके लाभ विभाजन अनुपात में वितरित कर देंगे। और यदि सिर्फ जाने वाले साझेदार के हिस्से की राशि से ही उसका समायोजन करना हो तो हम इसको कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा उनके फ़ायदे के अनुपात से रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके हिस्से की पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ में उसके हिस्से की राशि से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तीसरा हमारा जो समायोजन होता है वो होता है संचय तथा अवितरित लाभ या हानियों का समायोजन। यानी साझेदार जब फर्म में रहता है तो उसके द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्यों से फर्म को बद करता है, और उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप फर्म में लाभ होता है, और उन लाभों से ही हम संचयों का निर्माण करते हैं। तो जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो फर्म में जितने भी संचय या लाभ है जो कि अवितरित है, जो कि चिट्ठी में प्रदर्शित किए गए हैं, उन लाभों में उसके हिस्से से उसके पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे, यानी वो भी हम बांट देंगे। तो चाहे तो हम संपूर्ण रूप से बांट सकते हैं, तो इसके लिए हम जनरल प्रविष्टि करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या दूसरा कोई भी रिजर्व वगैरह है या अवितरित लाभ वगैरह है वो डेबिट टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पुराने अनुपात में ही बांट देंगे। और यदि सिर्फ जाने वाले साझेदार के हिस्से की राशि से ही समायोजन करना है तो इसकी हम एंट्री कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशो फायदे के अनुपात से टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके संचयों और अवितरित लाभों में उसके हिस्से की राशि से उसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह ये समायोजन जब साझेदार द्वारा लेखा वर्ष के अंत के तुरंत बाद अवकाश ग्रहण किया जाता है तब ये समायोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट परिस्थिति हमारी आ रही है कि जब साझेदार वर्ष के दौरान अवकाश ग्रहण करता है, यानी चालू लेखांकन वर्ष के दौरान यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो किन किन समायोजनों को किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लेखा वर्ष के प्रारंभ से लेकर अवकाश या मृत्यु की तिथि तक की अवधि का अर्जित लाभ में हिस्से का समायोजन। जैसे हमारा लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और कोई साझेदार अवकाश ग्रहण 30 सितंबर को कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की समय अवधि 6 महीने का होगा।
तो 6 महीने में जो वो 6 महीने के दौरान वो फर्म में रहा है, उस दौरान फर्म को जितना अनुमानित लाभ हुआ है, उस लाभ में उसका हिस्सा जितना होगा उससे उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके लिए हम 2 तरह से जनरल प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। एक तो बिना कोई खाता खोले, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशो टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनुमानित लाभ में उसके हिस्से की राशि से उसका पूंजी खाता क्रेडिट कर देंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हम लाभ हानि सस्पेंस या उच्चंती खाता खोलकर भी कर सकते हैं, यानी जाने वाले साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक उसका लाभों में जो हिस्सा है उस हिस्से की राशि से उसका पूंजी खाता क्रेडिट कर देंगे और P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इस P&L सस्पेंस अकाउंट को लेखांकन वर्ष के अंत में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा समायोजन है हमारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझी को देय पूंजी पर ब्याज, कमीशन आदि का समायोजन, यानी लेखांकन वर्ष के प्रारंभ से लेकर अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक उसका कितना पूंजी पर ब्याज बन रहा है, कितना उसका कमीशन बन रहा है, कितना बोनस बन रहा है, कितना वेतन बन रहा है, यानी इन सब ये सब जो पारिश्रमिक है जो साझेदार पाने के लिए हकदार है, उससे उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं और संबंधित खर्च खाते को डेबिट कर देंगे, और लेखांकन वर्ष में इस खर्च को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तीसरा समायोजन है हमारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझी के आहरण पर ब्याज, यानी लेखांकन वर्ष के प्रारंभ की तिथि से लेकर अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक की उस साझेदार ने जितना आहरण किया है और उस आहरण पर कितना ब्याज बनता है, उस ब्याज की राशि से उस जाने वाले साझेदार के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चौथा है हमारा लेखा वर्ष के दौरान साझी के आहरण की रकम का स्थानांतरण, यानी लेखांकन वर्ष के प्रारंभ की तिथि से लेकर अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक साझेदार ने जितनी राशि आहरण की है, उस आहरण की राशि से उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके पश्चात यानी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके पश्चात आ रहा है हमारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते के शेष का स्थानांतरण। यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी क्रम में रखे हैं तो साझेदारों के 2 खाते खोले जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में यदि चालू खाता खुला हुआ है तो समस्त समायोजनों को करने के पश्चात जो चालू खाते का शेष है वो उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यानी इसका क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। इस तरह से हम उस शेष को हम पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक और समायोजन जो रहता है वो है हमारा साझेदारों के जीवन पर संयुक्त या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी संबंधी समायोजन। यदि पार्टनरशिप फर्म में साझेदारों के जीवन से संबंधित जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, यह जीवन बीमा पॉलिसी पृथक भी हो सकती है और संयुक्त रूप से भी हो सकती है। तो पृथक या संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, जैसी भी परिस्थिति है तो उस जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य में अवकाश ग्रहण करने की तिथि को उस पॉलिसी का जितना समर्पण मूल्य होता है उस समर्पण मूल्य में जाने वाले साझेदार के हिस्से की राशि से उसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे। यानी संयुक्त ले रखी है तब तो एक ही पॉलिसी होगी, और सभी साझेदारों के जीवन पर पृथक पृथक पॉलिसी ले रखी है तो जितने भी साझेदार हैं उन सभी साझेदारों के जीवन पर ली गई पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी के अवकाश ग्रहण करने की तिथि को जितना भी समर्पण मूल्य है उन समर्पण मूल्य के योग में से
जाने वाले साझेदार के हिस्से की जितनी राशि होती है उस राशि से उसका पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। इस तरह हम जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित भी हम समायोजन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे फायदे के अनुपात की गणना करना। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब हम त्याग के अनुपात की गणना करते हैं, क्योंकि पुराने साझेदार द्वारा त्याग किया जाता है, लाभों का त्याग किया जाता है। लेकिन जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में फायदे के अनुपात की गणना की जाती है, क्योंकि किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करना या फर्म छोड़कर चले जाने के पश्चात जो शेष साझेदार रहते हैं उनके लाभों का हिस्सा बढ़ जाता है या लाभों के हिस्से में वृद्धि हो जाती है, उनको फ़ायदा होता है। ऐसी स्थिति में उनका नया लाभ विभाजन अनुपात ज़्यादा होता है और पुराना लाभ विभाजन अनुपात कम होता है। तो फायदे के अनुपात की गणना का सूत्र हमारा होता है फायदा बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इस अनुपात से हम फायदे के अनुपात की गणना करते हैं। तो इसकी हमारी भिन्न परिस्थितियाँ हो सकती है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती है कि पहला, जब अवकाश ग्रहण करते समझौते में किसी भी प्रकार का कुछ भी उल्लेख नहीं है तो हम फायदे का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा हो तो पुराने साझेदारों का यानी जो शेष साझेदार रहेंगे उन साझेदारों का जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है वो ही फायदे का अनुपात माना जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि रिमेनिंग साझेदार अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही जाने वाले साझेदार के हिस्से को लेंगे, तो पुराना अनुपात ही उनका फायदे का अनुपात माना जाएगा। दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि जब शेष साझेदारों को नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात हो, यानी क्वेश्चन में पुराने के साथ साथ नया लाभ विभाजन अनुपात भी दे रखा हो, तो हम फायदे के अनुपात की गणना नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा यानी नया अनुपात माइनस पुराने अनुपात से हम फायदे के अनुपात की गणना करेंगे। और इसी तरह अगली परिस्थिति हो सकती है जब शेष साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा भिन्न भिन्न अनुपात में क्रय करना, यानी जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके हिस्से को शेष साझेदार भिन्न अनुपात में, यानी XYZ 3 साझेदार हैं, उसमें Z फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसका हिस्सा फर्म में 1/3 है, तो उसके हिस्से को X और Y 2:3 में ले रहे हैं या 2:1 में ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके फायदे का अनुपात 2:1 होगा। यदि उसका हिस्सा शेष साझेदार बराबर ले रहे हैं तो फायदे का अनुपात बराबर होगा। तो क्रय के अनुपात में ही फायदे के अनुपात की गणना करेंगे। क्रय के अनुपात के अनुसार ही फायदे के अनुपात की गणना की जाती है। धन्यवाद।